पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर। अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर का, हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर से रिलेटेड है। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 29% इज कवर्ड विद लैंड। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, चाहे वो पानी है, चाहे वो वाटर वेपर है, चाहे वो आइस है, स्नो है, वॉट एवर। Hydrosphere consists of water in all its forms as running water in oceans, rivers and lakes, ice in glaciers, underground water and water vapors in atmosphere. सब किसका पार्ट बनते हैं? Hydrosphere. More than 97% of the Earth's water is found in oceans. अब देखो हम कह रहे हैं इस हिसाब से तो हमारी धरती पे पानी बहुत है कि 71% धरती पे पानी है, फिर भी हम कह रहे हैं पानी बचाओ, पानी को वेस्ट ना करो। क्यों? उसका क्या रीजन है कि जो 71% पानी है उसमें से 94% पानी ओशंस में है और वो पानी सॉल्टी वाटर है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो फ्रेश वाटर नहीं है। इट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। तो उससे नमक ही बनेगा बस। प्योरीफाई कैसे करोगे? नमक निकाल लोगे तो नमक निकालने के लिए इवेपोरेट करोगे, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, कंडेंसेशन करो, फिर डिस्टिलेशन कर लो। वो डिस्टिलेशन होती है ना, कंडेंस करो, पहले इवेपोरेट करो, फिर कंडेंस करो। पर आप सोचो कितने बड़े बड़े सीज, ओशंस का पानी ये काम करने के लिए यूज करोगे? इज इट पॉसिबल कि हम ये कर पाए? A large proportion of rest of the water is in the form of ice sheets, glaciers or under the ground, and small percentage is left या is available as fresh water for humans. तो बहुत कम पानी है, देख लो, सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है हमारे पास, 97.5% पानी ओशंस में ही है। तो नमक से नहाना शुरू कर दो, फिर यही हो सकता है, पानी पीने की जगह नमक खाना शुरू कर दो। तो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% है। तो इसीलिए कहते हैं चाहे हमारी धरती पे पानी है, बट फॉर ह्यूमन यूज पानी बहुत कम है। ये क्लियर है बात? डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, फिर भी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है। दिस इज द रीजन। लिख सकते हो आप ये। नेक्स्ट आ गया, आप देखो पानी में क्या आ गया पार्ट, ओशंस ही ओशंस है। तो हमने पढ़ने हैं ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड सारे ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। तो ओशन की आपस में कोई बाउंड्री पानी की नहीं बन सकती, सब इंटरकनेक्टेड है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर, अब ओशन वाटर की मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है? 3 मूवमेंट्स होती है। एक होती है वेव्स, नंबर 2 टाइड्स एंड नंबर 3 ओशन करंट्स। अब इनके डिफरेंसेस आपको आगे चैप्टर्स में या नेक्स्ट क्लास में समझाए जाएंगे। फिलहाल आपको ये याद करना है कि पानी की 3 मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है वेव्स, एक होती है टाइड्स और एक होती है ओशन करंट्स। तीनों के उत्पन्न होने के पानी में अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। देन द 5 मेजर ओशंस आर, हमारे कितने ओशंस हैं मेजर? 5। पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सर्दर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब ये देख लो, ये इसी सीक्वेंस में याद करना, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा पैसिफिक, नंबर 2 पे अटलांटिक, नंबर 3 पे इंडियन, नंबर 4 सर्दर्न एंड नंबर 5 इज आर्कटिक। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तो पूरी 1/3 ऑफ द अर्थ पे कौन सा ओशन पाया जाता है? पैसिफिक ओशन। जो मैरियाना ट्रेंच है, जो हमने बोला डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। तो ये जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के आसपास कितने कॉन्टिनेंट्स है? 4, और ये सर्कुलर ओशन है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर हम ये देखें, देखो हमारे को मैप में नहीं क्लियर होगा कि पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप में है, बट अगर हम इस पे देखें ग्लोब पे, देखो ये है हमारा, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। विल यू लुक एट दिस? तो हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स है, ये देखो, इनके बीच में ये सर्कुलर बन रहा है, ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है इनके बीच में। तो ये सर्कुलर पार्ट है हमारा पैसिफिक ओशन। इधर आके देखो, ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया नीचे। तो ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक सर्कल बनता है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, नीचे से और इधर। इसीलिए बोला गया है कि पैसिफिक ओशन की शेप क्या है? सर्कुलर। अगर ये 3 चीजें इकट्ठी होंगी तभी लाइफ पॉसिबल होएगी। इसीलिए इसको बोला गया है इट इज अ डोमेन ऑफ लाइफ। ये ऐसा जोन है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ इज यूनिक टू दिस प्लेनेट। इट इज इन दिस जोन, इसी जोन में जहां पे ये 3 चीजें मिल जाती हैं, लैंड, एयर एंड वाटर, तो लाइफ एग्जिस्ट करती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइजेस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। तो हमारी अर्थ पे बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे स्पीशीज मींस बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में वेरी करते हैं। एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया जो कि हमारे को माइक्रोस्कोप से दिखता है, और इतना बड़ा से बड़ा ब्लू व्हेल, ह्यूज मैमल्स, इतनी तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे रहते हैं। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और बायोस्फीयर से भी कनेक्टेड हैं अपनी जीवन जीने के लिए। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, अब 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं बायोस्फीयर।
species of organisms which vary in size from microbes to and bacteria to huge animals. तो हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें तीनों लैंड, वाटर एंड एयर का कांटेक्ट होता है और उसी के कारण लाइफ पॉसिबल है. और लाइफ छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और बड़े से बड़ा मैमल जैसे कि ब्लू व्हेल, वो यहाँ पे इसी 3 फैक्टर्स के कारण सर्वाइव करती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. तो ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से और बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है अपना जीवन जीने के लिए. The organisms in the biosphere may be divided into 2 categories. जो पूरे बायोस्फीयर में जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम. अब जो ये 3 डोमेन्स हैं अर्थ के, ये इंटरैक्ट करते हैं ईच अदर से और दूसरों की लाइफ को इफेक्ट भी करते हैं. सो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और दी अदर. एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं और दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग द लैंड या फिर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स. तो अगर हम ट्रीज कट करेंगे तो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, दे होल्ड द सॉइल टुगेदर, दे बाइंड द सॉइल टुगेदर. ठीक है, तो अगर हम ट्रीज को ही कट कर देंगे चाहे किसी भी पर्पस के लिए, एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड फॉर वुड, तो ट्रीज को कट अगर हम कर रहे हैं वुड के लिए या एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर कर रहे हैं, इट विल लीड टू रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स. तो वो सॉइल क्या होगा, जब ट्रीज कट हो जाएंगे तो ट्रीज की रूट्स क्या करती है, ट्रीज की रूट्स जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है. ठीक है, बट जब ट्रीज नहीं होंगे तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, लूज सॉइल हो जाएगी. जब वो सॉइल लूज होगी तो जो स्लोप से नीचे पानी आता है, आइस मेल्ट होती है माउंटेन्स पे, वो वाला पानी जब नीचे फ्लो होएगा देन इट विल कैरी द सॉइल विद इट. राइट. सिमिलरली अर्थ सर्फेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स. अब ऐसे ही और भी अर्थ पे चेंजेस आ रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से. उसका एक एग्जांपल है अर्थक्वेक. इसके कारण कई बार क्या हो जाता है, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड. सबमर्जेंस मतलब लैंड का डूब जाना पानी के नीचे, एज हैज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. जैसे कि सुनामी आई थी जब, तब हुआ था. तो क्या हुआ था, द पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. तो जो लैंड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, कुछ पार्ट ऑफ दैट लैंड गॉट सबमर्ज्ड, मतलब वो पानी के अंदर चला गया. Then discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. और क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे अर्थ पे कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण वेस्ट मटेरियल हम लेक्स या रिवर्स में डाल देते हैं, वो वाटर अनसुटेबल हो जाता है फॉर आवर यूज. प्लस इट ऑल्सो हार्म्स और डैमेजेस द अदर लाइफ फॉर्म्स. जो उस वाटर में फिश या और तरह के जो भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो भी उनकी लाइफ को भी खतरा हो जाता है. देन वाटर पोल्यूशन के साथ साथ हम एयर पोल्यूशन भी करते हैं. लाइक जो हम इंडस्ट्री से एमिशन ऑफ स्मोक होती है, थर्मल पावर प्लांट से स्मोक निकलती है, व्हीकल से स्मोक निकलती है, उस सबसे एयर पोल्यूशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, अब इन सबसे एयर पोल्यूशन मतलब स्मोक में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो क्योंकि प्लांट्स भी दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसकी मात्रा इतनी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है तो ये क्या करती है, जब सनलाइट पड़ रही है अर्थ पे, तो सनलाइट हमारी अर्थ की जो सर्फेस है, लैंड सर्फेस, वो सनलाइट को बाउंस बैक करती है. जब ये बाउंस बैक होती है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस हीट को, ये जो हीट बाउंस बैक हो रही है, वो इस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण हमारी धरती का एटमॉस्फेयर वार्म रहता है. विच इज इतना वार्म रहना चाहिए ताकि यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकें. बट अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन एनी फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारी एयर में इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण ये हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है. उसके कारण हमारे अर्थ पे ज्यादा वार्म हो गया है, हमारा अर्थ पे ज्यादा वार्मिंग हो रही है. इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग. देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू वी मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, कि वी हैव टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज करना है. तभी हमारी नेचर में हमारे ये जो 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं, उनके अंदर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जो 3 डोमेन्स हैं, उनके अंदर बैलेंस रहेगा. सो we have completed the explanation of the chapter. Now we can do the back exercises here. Mountain range which separates Europe from Asia is the Urals or Urals mountains. The continents of North America is linked to South America by an isthmus. तो हमने करा था एक piece of land जो 2 बड़े large land pieces को जोड़ता है, उसको बोलते हैं isthmus. और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता है वो होता है isthmus of Panama. The major constituent of atmosphere by percentage, हमारे एटमॉस्फेयर में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा. द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन. द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री. नाउ द नैरो कॉन्ट्रैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर. द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर कॉल्ड यूरेशिया. द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट. So here we complete the back exercises also.